मैं कोलकाता में एक बंगाली के घर काम करती थी। वहाँ रोज रात को बंगाली मर्द कंबल में बर्फ लेकर सोते थे। ये रात जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। मेरी माँ और मैं लोगों के घरों में काम करके अपना गुजारा करते थे। एक दिन जब माँ और मैं काम से वापस आए तो पता चला कि मेरी बड़ी बहन घर से भाग गई है। एक दिन मैं उनको ढूंढते ढूंढते कोलकाता पहुंच गई। जैसे ही मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह तो मेरा नाम तान्या है। मैं दो बहनें हूँ। मैं एक छोटे से गांव में अपनी माँ और दीदी के साथ रहती हूँ। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है। हमें दो वक्त की रोटी के लिए दूसरे के घरों में काम करने पड़ते थे। कहते हैं कि कोई बदसूरत नहीं होता है, बल्कि इंसान असल में गरीब होता है। यह मिसाल मेरी माँ पर बिल्कुल फिट बैठती थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मगर पुराने और फटे कपड़े पहनकर उनकी खूबसूरती में दाग लग जाता था, जिस वजह से वह आम लोगों की तरह ही लगती थी। मगर जब दिवाली आती तो मालकिन मेरी माँ को अपने कुछ नए जोड़े निकाल कर दे देती थी और साथ में अपना कुछ पुराना मेकअप भी दे देती थी और कुछ पुरानी ज्वेलरी वगैरह। सिर्फ इतने में ही मेरी माँ दिवाली वाले दिन इतनी खूबसूरत लगती थी कि लगता ही नहीं था कि आम दिनों में वह औरत घर घर जाकर साफ सफाई का काम करती है। दिवाली वाले दिन तो मेरी माँ मेरी मालकिन से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसलिए जलन की वजह से अब मालकिन ने मेरी माँ को अपने कपड़े भी देने बंद कर दिए थे। मैं माँ की जितनी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन माँ की जितनी ही खूबसूरत थी। और मेरी दीदी को अपनी खूबसूरती का पता था। वह माँ से कहा करती थी कि मैं दूसरे के घर काम करने बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप मेरे से इस बात की उम्मीद मत रखना कि मैं घर घर जाकर लोगों के जूठे बर्तन साफ करूंगी। मैं तो सिर्फ किसी शहजादे से शादी करके इस छोटे से घर से बाहर चली जाऊंगी। माँ और मैं दीदी की बातों पर हंस देते थे। माँ दीदी से कहती थी कि झोपड़ियों में रहने वालों के मुकद्दर में भला शहजादे कहाँ से आएंगे। हमें अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाने चाहिए। मगर वह लड़की कभी नहीं मानेगी, बस सपने देखती रहेगी। मैं माँ के साथ काम पर जाया करती थी और दीदी जाने से साफ मना कर देती थी कि मैं नौकरानी बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। माँ गुस्सा करती तो मैं माँ को समझा देती थी कि आप दीदी को काम करने को क्यों कहती रहती हो। वह ठीक ही तो कह रही हैं। उनके हाथ इतने गोरे हैं, बिल्कुल दूध की मलाई की तरह। वह काम करेगी तो उनके हाथ खराब हो जाएंगे। माँ कहती, अगर मेरा बस चलता तो मैं तुझसे भी काम नहीं करवाती, मगर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। मैं यह बातें समझती थी, इसलिए मुझे माँ के साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं थी। मेरी ज़िंदगी जैसी चल रही थी, मैं उसी में बहुत खुश थी। लेकिन मैंने और मेरी माँ ने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दीदी किन रास्तों पर निकली है। मुझे एक दो बार हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक भाभी ने बताया था कि अपनी दीदी पर नज़र रखा करो, उनकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उनकी बात पर भरोसा नहीं किया और वह हो गया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन जब हम अपने काम से घर वापस आए तो दीदी घर पर नहीं थी, बल्कि उनका एक लेटर था जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपने सपनों का शहजादा मिल गया है और वह उसके साथ एक नई जीवन की शुरुआत करने जा रही है। माँ को तो इस बात से बहुत बड़ा झटका लगा था कि उनकी बड़ी बेटी न जाने किसके साथ चली गई थी। कौन था, वह कैसा था, हमें उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कुछ दिनों बाद पता चला कि उन्होंने किसी अमीर बुढ़े से शादी कर ली थी और उनके साथ कोलकाता चली गई है। उनके जाने की बात को माँ ने अपने दिल से लगा लिया और वह बीमार पड़ गई। अब मैं अकेली ही काम पर जाने लगी और घर का गुजारा होता था। मैं जिस घर में नौकरी करती थी, एक दिन उस घर के एक बच्चे का जन्मदिन था और वहाँ एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी थी। उसकी सारी तैयारी मैंने अकेले ही की थी। अगले दिन मेरे मालिक ने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, अगर तुम्हें हमसे भी अच्छी जगह काम करने का मौका मिले तो क्या तुम करोगी? मैंने कहा, हाँ, इतना अच्छा मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी, बल्कि इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी, क्योंकि मेरी माँ बीमार है।
उनका इलाज बहुत ज़रूरी है। मेरे मालिक ने कहा, कल हमारे घर पार्टी में मेरे दोस्त को तुम्हारा काम करने का अंदाज बहुत अच्छा लगा था। वह चाहता है कि तुम वहाँ उसके लिए काम करो। तुम्हारी तनख्वाह तुम्हारी सोच से भी कहीं ज़्यादा होगी। मैंने मालिक से कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। उनका घर कहाँ पर है? मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी और मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मालिक कुछ देर तक खामोश रहे। यह देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें कोलकाता जाना होगा। यह सुनकर मैं खामोश हो गई। इतनी दूर अपनी बीमार माँ को अकेली छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी? मैंने मालिक से कहा कि मैं आपको अपनी माँ से पूछकर कल बताऊंगी। मैंने घर जाकर माँ को बताया कि मुझे कोलकाता जाने का मौका मिल रहा है। तो माँ मेरी आगे की बात सुने बगैर ही मेरे हाथ पकड़कर कहने लगी कि तू चली जा वहाँ, क्या पता तुझे वहाँ तेरी दीदी मिल जाए। मेरा दिल कहता है कि वह किसी मुश्किल में है। तू वहाँ जाएगी तो उसे ढूंढकर वापस लेकर आना। मैं परेशान थी कि माँ को अकेले छोड़कर कैसे जाऊं, मगर माँ ने जिद पकड़ ली थी कि तुम्हें जाना ही है। उनकी जिद की वजह से मैंने मालिक को हाँ कह दिया और मैं 2 दिन बाद ही कोलकाता आ गई। वहाँ मुझे एक बंगाली के यहाँ काम करने का मौका मिला। उनका बहुत बड़ा और आलीशान बंगला था। वहाँ कोई औरत नहीं थी, बस वह इतने बड़े बंगले में अकेले रहते थे। यहाँ कोई औरत नहीं रहती थी, इसलिए मुझे यहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपने मन को समझा लिया। यहाँ आते ही मुझ पर सारे काम की जिम्मेदारियाँ डाल दी गई, लेकिन इसके बदले मुझे महीने के 50,000 मिलते थे और सारे के सारे पैसे मैं अपने घर भेज देती थी और उससे मेरी माँ का इलाज बहुत अच्छे से हो रहा था। मैंने कभी भी मालिक के किसी भी काम में कोई दखल अंदाजी और दिलचस्पी नहीं ली थी। मैं अपने काम से काम रखती थी। ना मैं अपने मालिक से बात करती थी और ना ही वह कभी मुझसे बात करने की कोशिश करते थे। इसलिए वक्त अच्छे से गुजरने लगा। कभी कभी मुझे इस घर में बहुत अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि हर 2 दिन में मेरे मालिक के दोस्त मालिक से मिलने के लिए आते थे और जब वह आते तो मालिक मुझसे कहते कि तुम मुझे मेरे कमरे के दरवाजे पर ही चाय पानी और नाश्ता दे देना और अंदर मत आना। मुझे शक होता था कि मालिक क्यों मुझे उनके दोस्तों को देखने नहीं देते हैं। फिर मैंने भी सोचा कि चलो अच्छा है, मुझे भी कौन सा उनके मेहमानों से मिलने का शौक़ है। मेरे मालिक को इंग्लिश और बंगाली बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी थी ही नहीं, इसलिए मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और बंगाली मेरी भाषा नहीं थी। एक दिन मेरे मालिक की तबीयत खराब हो गई। पहले वह अपने मेहमानों को खुद रिसीव करने जाते थे, मगर अब की बार उन्होंने मुझसे कहा कि मेहमान को लेकर आओ। मैंने गेट का दरवाज़ा खोला और मेहमान को अंदर लेकर आ गई। थोड़ी देर बाद मैंने चाय देने के लिए दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर चली गई। मैंने अंदर जाते ही जो मंजर देखा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे मालिक के दोस्त बर्फ़ लेकर आए थे। मुझे कमरे में देखकर मेरे मालिक बोले, तुम जाओ यहाँ से, क्यों आई हो? मैं कमरे से बाहर आ गई। मुझे उन पर शक हुआ, इसलिए मैं कमरे के बाहर खड़ी होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि वह सब लोग बंगाली बोल रहे थे। रात को जब मैं मालिक को दूध देने गई तो मैंने देखा कि वह अपने कंबल में बर्फ़ रख रहे थे। मैं यह देखकर दंग रह गई। मुझे समझ नहीं आया तो मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, आप अपने कंबल में बर्फ़ लेकर क्यों सो रहे हो? तो वह कहने लगे कि शायद तुम्हें पता नहीं है, यहाँ का रिवाज है। यहाँ के अक्सर लोग अपने कंबल में बर्फ़ रख कर सोते हैं, क्योंकि उनसे उन्हें ठंडक मिलती है और वह जवान रहते हैं। यह बात तो मेरे लिए एकदम नई थी और हैरान करने वाली थी, क्योंकि कंबल में बर्फ़ रख कर सोना बहुत अजीब बात है। मैंने सोचा यह एक महानगर है, हो सकता है कि यहाँ के कल्चर का हिस्सा हो। वैसे भी मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यही सब सोचकर मैं इस बात को भूल गई। अब मैं सोच रही थी कि मुझे घर से बाहर भी निकलना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर कैद होने तो नहीं आई हूँ। मुझे अपनी दीदी से भी मिलना है। जब मैं घर से बाहर निकलूँगी तो क्या पता अचानक से ही सही कुछ न कुछ ऐसा हो जाए और मेरी दीदी मुझसे टकरा जाए। मैं अपने मालिक से बाहर जाने की इजाज़त ली तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर का सारा काम करके कुछ देर के लिए चली जाया करो।
मैंने कहा, ठीक है। वैसे मुझे कभी कभी बहुत ही हैरत होती थी कि मालिक के मेहमान आए दिन इतना क्यों आते रहते हैं, और वही मेहमान हर बार होते थे। और अब जब भी आते थे तो मालिक के लिए बर्फ़ ज़रूर लाते थे। उस दिन के बाद से मैं सोचने लगी थी कि मालिक बर्फ़ को कंबल में रखकर रोज़ क्यों सोते हैं। मगर सुबह जब वह सोकर उठते और मैं उनका बेड सही करने जाती थी तो उनके बेड की चादर बिल्कुल भी गीली नहीं रहती थी, वह तो सूखी ही होती थी। मुझे बहुत हैरानी होती और मैं सोच में पड़ जाती थी कि आखिर ये क्या है। और ऐसा तो नहीं हो सकता था कि मालिक रोज़ रात को बर्फ़ रखकर सोए और वह बर्फ़ ऐसे ही जमे रहे। यह सब सोच सोचकर मुझे तो चक्कर आने लगे थे। लेकिन जब मैंने एक दिन गौर से देखा तो ऐसा ही था। वह बर्फ़ पिघलता नहीं था। एक दिन मालिक के दोस्त आए हुए थे और वो लोग मालिक के कमरे में बैठे हुए थे। मैं छुपकर दरवाजे की होल से अंदर देखी तो मालिक और दोस्त उस बर्फ़ के बड़े से टुकड़ों को हाथों में लेकर देख रहे थे और उससे पानी भी नहीं निकल रहा था। मैं हैरान रह गई थी कि क्या बर्फ़ ऐसी भी होती है, लेकिन यहाँ की चीज़ों के बारे में मुझे मालूम नहीं था। एक दिन मैं घर से निकली ही थी कि एक बड़ी सी गाड़ी मालिक के घर के आगे रुकी। उसमें से कुछ लोग उतरे जो काले रंग का कोट पैंट पहने हुए थे। वह लोग अंदर चले गए। शायद वह सब भी मेहमान ही थे। मैं फ़ौरन बाहर जाने के बजाय घर के अंदर आ गई थी। मैंने सोचा कि कहीं बाद में मालिक मेरे ऊपर गुस्सा ना करे कि मैं घर पर क्यों नहीं थी। इसलिए मैं किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। जैसे ही मैं चाय की ट्रे लेकर कमरे में जाने लगी तो उन लोगों की बातें सुनकर मैं वहीं रुक गई, क्योंकि उस वक्त वह लोग हिंदी में ही बातें कर रहे थे। मेरे मालिक अपने दोस्तों से कहने लगे कि तुम फिक्र मत करो, जो भी बात है हमें खुलकर कह सकते हो, क्योंकि मैं इस समय घर पर अकेला हूँ और मेरी नौकरानी भी बाहर गई हुई है। उसमें से एक आदमी कहने लगा, ठीक है, तुम कितने पीस भेजना चाहते हो? मैं इस बार भी दरवाजे की होल से अंदर देखने लगी। मालिक ने अपने हाथ में वही बर्फ के टुकड़े पकड़ रखे थे और कहने लगे कि मैं 10-15 भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर मेरे हाथ से चाय की ट्रे गिरते गिरते बची। ऐसा भी होता था, यहाँ पर बर्फ़ बेची जाती थी। मैं वापस चाय की ट्रे किचन में रखकर बाहर आ गई और मैं ये सोचने लगी कि बर्फ़ आखिर मिलती कहाँ है। मेरा मन करता था कि एक बार मैं भी उस बर्फ़ को छूकर देखूं। यही सोचकर मैं रात को खामोशी से उठी। मैंने सोचा कि फ्रिज में ही देखती हूँ, क्या पता मुझे वहाँ पर बर्फ़ मिल जाए। लेकिन फ्रिज में कुछ भी नहीं था। जब मेरे मालिक सुबह सोकर उठने के बाद मॉर्निंग वॉक पर गए तो मैं फ़ौरन उनके कमरे में चली गई और कंबल उठाकर देखा तो उसके नीचे बर्फ़ नहीं थी। फिर मैंने कमरे में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो बर्फ़ बेड के नीचे एक टोकरी में रखी हुई थी। मैंने उसे हाथ से पकड़ कर देखा तो बहुत ठंडी थी। मैंने जल्दी से वापस उसे उसकी जगह पर रख दी और भागकर अपने कमरे में आ गई। मेरे मालिक रोज़ अपने कंबल में बर्फ़ रखकर सोते थे और मैं सोचती थी कि आखिर वह ऐसा क्यों करते हैं। मैं घर के काम से एक दिन बाजार गई थी। तभी मेरे पास से एक कार बहुत तेजी से निकली। उस कार में एक लड़की बैठी हुई थी। पता नहीं क्यों वह मुझे मेरी दीदी जैसी लगी। उसकी एक झलक देखकर ही मुझे ऐसा लगा कि वह मेरी दीदी है। फिर वह कार मेरे से बहुत दूर निकल गई और मैं अपना काम करके वापस घर आ गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए कोलकाता से बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने दोस्त के घर रख दूँगा। जब तक मैं यहाँ वापस ना आ जाऊँ तब तक तुम उसका घर संभालना। मुझे इस बात में कोई बुराई नहीं लगी, क्योंकि मैं तो एक नौकरानी थी और मेरा काम ही करना था, फिर वह चाहे यहाँ हो या कहीं और। फिर मालिक ने मुझे अपने दोस्त के घर जाकर छोड़ दिया, जो ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने जाते ही वहाँ के सारे काम संभाल लिए। मालिक का वह दोस्त वही था जो अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। मैं इसके चेहरे से पहचानती थी। मैंने यहाँ भी वही काम होता देखा जो मालिक के घर पर होता था, तो मैं चौंक गई। मैं अपने नए मालिक को भी अपने कंबल में बर्फ़ रखकर सोते हुए देखा। फिर मैंने मन ही मन सोचा कि मैं तो इस बात को बहुत अजीब समझ रही थी और अपने मालिक पर शक कर रही थी। लेकिन यहाँ तो सारे लोग ऐसा ही करते हैं, सभी अपने कंबल में बर्फ़ रखकर सोते हैं। मैंने सोचा कितनी अजीब आदत है इन लोगों की, जो हमारे गांव के सीधे साधे लोग में नहीं है। एक दिन घर के सारे काम निपटा कर मैंने सोचा कि आज मैं मंदिर भगवान की पूजा करने चली जाती हूँ। पूजा करने के बाद मन शांत हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं बहुत परेशान थी।
मंदिर जाने के रास्ते में पुराने मालिक का घर पड़ता था, तो मेरी नज़र गेट पर पड़ी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि मुझसे मालिक ने कहा था कि वह कोलकाता से बाहर जा रहे हैं, लेकिन मालिक तो यही थे। उनकी गाड़ी भी वही खड़ी थी और उसके साथ 3-4 बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ और खड़ी थी। मैं गेट के अंदर चली गई। इससे पहले मैं घर के अंदर जाती, मुझे पीछे से आती गाड़ी की आवाज़ आई, जिसे देखकर मैं एक पेड़ के पीछे छुप गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ आज कोई पार्टी हो। गाड़ी में जो लड़की थी उसे देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांसें रुक गई थी। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी दीदी थी, और शायद साथ में उसका पति था। मेरी दीदी बहुत छोटी सी ड्रेस पहनी हुई थी और बहुत सारा मेकअप किया हुआ था। उनका पति कार से निकलकर घर के अंदर चला गया और वह भी अपने पति के पीछे पीछे जाने लगी। इतने में मैंने उनका हाथ पकड़कर खींच लिया। वह मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यकीन नहीं आ रहा हो। फिर एकदम वह होश में आ गई और मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने उनसे कहा कि मैं आपको यहाँ ढूंढने आई हूँ। आपको जरा भी एहसास नहीं है कि हम पर आपके जाने के बाद क्या गुजरी थी? वह कहने लगी कि अभी मेरे पास इन सब बातों का समय नहीं है, मैं तुम्हें अपना फ़ोन नंबर देती हूँ। और उन्होंने अपने बैग से एक पेन निकालकर एक पेपर पर मुझे अपना नंबर लिख कर दिया। जब वह पेन वापस अपने बैग में रखने लगी तो अचानक ही मेरी नज़र उनके बैग पर पड़ गई। उनके बैग को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके बैग के अंदर भी वही बर्फ़ के टुकड़े रखे हुए थे। इससे पहले कि मैं उनसे कोई सवाल करती, वह जल्दी से अंदर चली गई। मैं अपने दूसरे मालिक के घर वापस आ गई। जब मेरे मालिक ने यहाँ पर पार्टी रखी थी तो उन्होंने मुझे अपने दोस्त के घर क्यों भेज दिया था? अगर मैं यहाँ रहती तो क्या कर लेती? काश मैं वहाँ होती तो अपनी बहन को जी भरकर देख लेती। अगली सुबह मालिक मुझे लेने आ गए। मुझे शक हो रहा था कि उन्होंने पार्टी में मुझे क्यों नहीं बुलाया। आखिर क्या वजह हो सकती है? मैं घर के अंदर गई तो पूरा घर बिखरा हुआ था। वह कहने लगे, कल मेरे यहाँ पार्टी थी, अचानक ही रखी गई थी, इसलिए तुम्हें बुलाने का मौका ही नहीं मिला। वैसे भी मेरे जितने भी दोस्त हैं वह गांव के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। कहीं कोई ड्रिंक करके तुम्हारे साथ बदतमीजी ना करे। तुम यहाँ पर मेरी जिम्मेदारी हो। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत करे। मालिक की बातें सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि मैं उनके बारे में कितना गलत सोच रही थी। खामखा ही उन पर शक कर रही थी और वह मेरे बारे में इतना सोचते हैं। मैंने जल्दी ही पूरे घर की सफाई की, फिर मालिक के कमरे में आ गई। वह मुझे देखकर कहने लगे कि अलमारी मैंने साफ़ कर दी है, जितनी देर में मैं वॉशरूम से आऊँ तब तक तुम कमरा साफ़ कर दो। मालिक के जाने के बाद मैंने चुपके से अलमारी खोली। उनकी अलमारी के नीचे वाली दराज में बहुत सारे बर्फ़ रखे हुए थे। वह बर्फ़ मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मैं उन्हें लेना तो नहीं चाहती थी, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर जल्दी से मैंने कपड़ों में छुपा ली और फ़ौरन बाहर आ गई। मैंने सोचा आज से मैं भी रात को इसे अपने कंबल में रखकर सोऊंगी और देखूंगी कि कैसा लगता है। इसी समय मुझे ख्याल आया कि मुझे अपनी दीदी को कॉल भी करनी है। मैंने घर के लैंडलाइन से उनका नंबर मिलाया। कुछ देर बाद रिंग बजने के बाद उन्होंने फ़ोन उठा लिया और हेलो कहा। जब मैंने उनसे कहा कि मैं तान्या बात कर रही हूँ तो वह कहने लगी, अच्छा मेरी दोस्त कैसी हो? क्या कहा, तुम मुझसे मिलना चाहती हो? तो मेरे घर आ जाओ, मेरे पति भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मैंने कहा, मैं क्या कह रही हूँ और आप मुझसे क्या कह रही हो? मगर वह मेरी बात सुने बगैर सिर्फ अपनी ही कहे जा रही थी। उन्होंने मुझे अपने घर का एड्रेस लिखाया और धीरे से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपना चेहरा किसी रुमाल से ढक कर आना। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पति को पता चले कि तुम कौन हो। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कल आऊँगी। अगले दिन मालिक को किसी काम से बाहर जाना था, इसलिए मैंने मालिक से छुट्टी मांगी तो उन्होंने कहा ठीक है। मालिक के जाने के बाद मैं भी अपनी दीदी के घर चली गई। वहाँ जाकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि मालिक की गाड़ी वहाँ पहले से ही खड़ी थी। मैंने हैरानी से सोचा कि मालिक की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है। फिर मुझे याद आया कि मेरी दीदी और उसका पति उस दिन मालिक के घर पार्टी में आए थे। दीदी के पति जरूर मालिक के दोस्त होंगे। मैंने नौकरानी को अपने बारे में बताया तो वह मुझे मेरी दीदी के पास ले गई। मेरी दीदी ने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मुझे गले से लगा लिया और रोने लगी। थोड़ी देर में नॉर्मल हुई और मुझसे पूछने लगी, यहाँ पर तुम किसके पास रह रही हो? मैंने जब उन्हें अपने मालिक के बारे में बताया तो वो कहने लगी, तुम गांव वापस चली जाओ, तुम यहाँ मेरे लिए आई थी ना? मुझे देख लिया
और अब तुम वापस चली जाओ। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दीदी मुझसे कहने लगी कि तुम अपना फेस दुपट्टे से ढक लो। दीदी के पति अपने दोस्त, जो मेरे मालिक थे, उनको लेकर कमरे के अंदर आ गए। दीदी मेरे बारे में उनसे कहने लगी कि ये मेरी दोस्त है, कुछ दिन पहले ही मेरी दोस्ती इससे हुई है। मैंने हाथों से उनको नमस्ते किया, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे कहा था कि तुम उन लोगों के सामने मुंह से कुछ मत बोलना, सिर्फ हाथ के इशारे से ही नमस्ते करना। मैं उनकी बात नहीं समझी थी, लेकिन जैसा उन्होंने मुझसे कहा था मैंने वैसा ही किया। मेरी दीदी ने मुझे इशारे से घर वापस जाने को कहा, तो मैं घर वापस आ गई। एक बात जो मुझे बहुत परेशान कर रही थी वह यह थी कि मेरी दीदी अजीबोगरीब बर्ताव क्यों कर रही थी। रात को मेरे मालिक मेरे पास मिठाई लेकर आए और मुझसे कहने लगे कि मैं शादी कर रहा हूँ, वो भी बहुत जल्द। यह लो मिठाई खा लो। मैंने कहा, किससे शादी कर रहे हो? तो वह कहने लगे कि अभी अभी उस लड़की के घर से आ रहा हूँ। उनकी बात सुनकर तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वह तो अभी मेरी दीदी के घर से ही आ रहे थे। मैंने डरते हुए उनसे पूछा कि उस लड़की का क्या नाम है? तो वह कहने लगे कि उसका नाम तन्वी है, वह गांव से है। तो फिर से डरकर मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वह लड़की आपसे शादी करने के लिए तैयार है? मालिक ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, कल हमारी शादी है, तुम भी साथ चलना। यह सब क्या हो रहा था? मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं जल्दी ही अपनी दीदी को कॉल की, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। मैंने उनको बहुत बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी कॉल रिसीव नहीं की और बाद में उनका नंबर बंद आने लगा। अगली सुबह मैं अपने मालिक के कहने पर तैयार हो गई और फलों और मिठाइयों की टोकरी लेकर गाड़ी में बैठ गई। हम वहीं उतरे जहाँ हम कल गए थे। एक छोटी सी उम्मीद जो मेरे दिल में बची थी वह भी टूट गई। जब हम घर के अंदर गए तो मेरी दीदी दुल्हन बनी हुई सामने ही बैठी थी। मैं उनके पास गई और उनसे पूछा कि आप ये शादी क्यों कर रही हो? आप तो पहले से ही शादीशुदा हो, आपने तलाक कब लिया? लेकिन उन्होंने मेरी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरे सवालों को इग्नोर करके वह अपनी शादी में लग गई। मेरी हालत यह सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खराब हो गई। मेरी दीदी मेरी मालकिन बनकर घर आ गई। अभी उन्हें कमरे में गए हुए कुछ ही देर हुई थी कि उनके कमरे से कुछ गिरने की जोर से आवाज़ आई। मैं जल्दी से मालिक के कमरे में गई। वहां जाकर देखा तो मालिक जमीन पर गिरे हुए थे और दीदी अलमारी खोलकर बर्फ अपने बैग में डाल रही थी। मैंने कहा कि दीदी, यह क्या कर रही हो? तो वह कहने लगी कि मेरे पास अभी यह सब बताने का समय नहीं है। वह बर्फ समेटकर इस घर से बाहर जाने ही वाली थी कि अचानक गेट से पुलिस अंदर आती हुई दिखाई दी। इसी बीच में मालिक को भी होश आ गया और वो अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गए। पुलिस ने मेरी दीदी को अरेस्ट कर लिया। यह सब देखकर मैं दंग रह गई। मैंने उनसे कहा कि इन्होंने तो सिर्फ बर्फ के टुकड़े ही चोरी किए हैं, उनको कुछ मत कहो। मालिक हंसने लगे और कहने लगे, यह बर्फ के टुकड़े नहीं बल्कि बहुत खास और कीमती पत्थर है, जिसकी स्मगलिंग करना जुर्म है। मेरी यह बात सुनकर दीदी एकदम से बोली थी, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ, क्योंकि तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है। अपनी दीदी की बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी दीदी को इस राज के बारे में कैसे पता चला? तब उन्होंने बताना शुरू किया कि हमारा बचपन गरीबी में गुजरा और गरीबी की वजह से हमें कभी कभी भूखे पेट सोना पड़ता था, और जब हमारी माँ घर घर जाकर काम करती तो हम लोगों को मुश्किल से एक वक्त का खाना मिलता था। इन हालात की वजह से हमारे दिल में बहुत गलत ख्याल पैदा हो गए थे और मैं घर से भागकर कोलकाता के लड़के से शादी कर ली। शादी के बाद मुझे लग रहा था कि जैसे अब मैं अमीर हो जाऊंगी, लेकिन एक दिन मैंने अपने पति के पास बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े देखे। मैंने पूछा तो मेरा पति मुझ पर बहुत गुस्सा हुआ। जब मुझे पता चला कि यह बर्फ के गोले नहीं है बल्कि हीरे हैं, तो मेरी आंखें तो खुली की खुली रह गई। जब मुझे पता चला कि मेरा पति एक स्मगलर है और यह यहाँ पर यही काम करता है और यहाँ से कीमती हीरे लेता है और आगे भेज देता है, यही उसका काम था। मैं यह सब कुछ जानकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी। उसके बाद मुझे मेरे पति ने इस काम पर लगा दिया। मैं चाहे जितनी भी लालची थी, लेकिन मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहती थी। मैंने अपने पति को बहुत समझाने की कोशिश की कि तुमने जो किया सो किया, लेकिन अब तुम यह काम छोड़कर कोई अच्छा काम करना शुरू कर दो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ये काम करने पर मजबूर कर दिया, और मैं आज इस हालत में हूँ। यह बात कहकर वह रोने लगी। मालिक ने कहा कि मैं कोई स्मगलर नहीं हूँ, बल्कि कानून का रखवाला हूँ और यही मेरी ड्यूटी है।
मैं तुम लोगों में रहकर मुजरिम को पकड़ना चाहता था, क्योंकि काफ़ी सालों से यह जुर्म हो रहे थे, पर कोई भी हाथ नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने यह भेष बदला। मैं अपने मालिक के पैरों में गिर गई और कहा कि मेरी दीदी को माफ़ कर दो। उन्होंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। मैं अपनी दीदी के गले से लग गई और रोने लगी। लेकिन अब क्या हो सकता है? मेरी दीदी को अदालत में पेश किया गया और उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया। उन्हें सजा हो गई थी, लेकिन मेरी दीदी ने यह सब अपनी मर्जी से नहीं की थी। वह हालात से मजबूर होकर इस काम में शामिल हो गई थी। इसलिए मैंने मालिक से दरख्वास्त की कि वह मेरी दीदी को कम से कम सज़ा दिलवाए। मालिक ने ऐसा ही किया। मेरी दीदी को केवल 2 साल की सज़ा हुई। मैंने 2 साल यहीं रहने का फैसला किया। 2 साल बाद जब मेरी दीदी जेल से रिहा हुई तो मैं उन्हें अपने साथ लेकर गांव गई। गांव पहुंचकर दीदी ने माँ से माफ़ी मांगी और माँ ने उनको अपने गले से लगा लिया। आज हम लोग एक साथ बहुत खुश हैं।